नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हुआ, मगर पूरे उत्तर पश्चिम भारत में जो हुआ है उसने किसान की कमर तोड़ दी है। फरवरी के आखिरी सप्ताह से अप्रैल के इस सप्ताह तक रुक रुक कर बेमौसम जो बारिश हुई है वह मौसम वैज्ञानिकों को भी उलझा देने वाली है। मार्च में ओले पड़े, आंधी झंझावत आए, बार बार लगातार बारिश हुई। मार्च में कोई 62.5 मिलीलीटर बारिश हुई थी, जो सामान्य से 100% ज्यादा है। हकीकत है कि ये पिछले 100 वर्षों में सर्वाधिक है। फरवरी में बना पश्चिमी विक्षोभ अप्रैल तक सक्रिय बना हुआ है। आंधी ने लहलहाती खड़ी फसल को गिराकर दबाया तो पकी फसल के दाने गीले हुए। पंजाब से बिहार, कश्मीर से गुजरात व महाराष्ट्र तक बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ ने सरसों, गेहूं से लेकर आम, आलू सभी की फसल चौपट की है। चौपट फसल से बर्बाद किसानों की आत्महत्या की खबरें आए दिन आ रही है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से रबी की फसल को कितना नुकसान हुआ है, इसका अलग अलग अनुमान है। जिन किसानों ने बहुत बाद में बुवाई की होगी उनके लिए बारिश कुछ राहतदायी रही हो, लेकिन अप्रैल में भी बारिश का मतलब गेहूं का नहीं पक पाना है या पकी फसल, कटी फसल का बर्बाद होना है। रबी में इस बार 6 करोड़ हेक्टेयर बुआई का अनुमान है। इसमें से 1 करोड़ हेक्टेयर में फसल बर्बादी तय मानी जा रही है। सब्जियों और फलों की पैदावार को भी भारी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा मार गेहूं, सरसों और चने की खड़ी फसलों पर पड़ी है। 21% रकबे में खड़ी गेहूं की फसल के पूरी तरह तबाह होने की आशंका है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी से अलग हुए क्षत्रपों को पार्टी के नेता पटाने में लगे हैं। पिछले दिनों दिग्विजय सिंह ने जनता परिवार की एकजुटता का हवाला देकर ममता बनर्जी, शरद पवार, जगन मोहन आदि को कांग्रेस में वापस लौटने का प्रस्ताव दिया, लेकिन गैर कांग्रेसी क्षत्रपों से कांग्रेस नेताओं को ज्यादा उम्मीद नहीं है। उनका कहना है कि इन्हीं क्षत्रपों ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भाजपा को फैलने में मदद की है। कांग्रेस का कहना है कि ज्यादातर प्रादेशिक क्षत्रपों ने किसी न किसी समय भाजपा से तालमेल किया और इससे भाजपा को विस्तार करने का मौका मिला। बिहार में भाजपा के मजबूत होने का एक कारण जनता दल यू है। जदयू से तालमेल होने से पहले भाजपा बिहार में बहुत कमजोर पार्टी थी। उसका मुख्य आधार झारखंड में था। इसी तरह उत्तर प्रदेश में राम मंदिर आंदोलन के बाद भाजपा का आधार घटने लगा था। तब मायावती की बहुजन समाज पार्टी के साथ 3 बार उसका तालमेल हुआ, जिससे भाजपा को अपना आधार बचाने में कामयाबी मिली। ऐसे ही कर्नाटक में जनता दल एस ने तालमेल करके भाजपा को बढ़ने का मौका दिया, तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू की टीडीपी ने भाजपा को मजबूत बनाने में मदद की। कांग्रेस का मानना है कि पंजाब में अकाली दल और हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ तालमेल से भाजपा बढ़ी, तो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों ने भाजपा को मदद पहुंचाई। ऐसे ही तमिलनाडु में डीएमके और अन्ना डीएमके दोनों ने भाजपा के फलने फूलने में मदद की। सो कांग्रेस को इन प्रादेशिक क्षत्रपों से भाजपा को रोकने में मदद मिलने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। प्रधानमंत्री 10 दिन की विदेश यात्रा पर चले गए हैं। सो मंत्री बनने या भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में जगह पाने की उम्मीद लगाए नेताओं को बड़ी निराशा हुई है। पहले भाजपा नेताओं को लगा कि बेंगलुरु की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले सरकार और संगठन दोनों में बदलाव होगा। उसके बाद खबर आई कि 8 अप्रैल को सरकार में फेरबदल होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब कहा जा रहा है कि संसद का बजट सत्र खत्म होने के बाद यानी 8 मई के बाद ही बदलाव होगा। जानकार सूत्रों के मुताबिक सरकार में फेरबदल की योजना पीडीपी और शिवसेना की वजह से थी। पीडीपी से एक मंत्री बनना था, लेकिन उनकी पार्टी ये तय नहीं कर पाई कि केंद्र की सरकार में शामिल हुआ जाए या नहीं। शिवसेना के साथ 2 समस्या हैं। सरकार में शामिल होने के बावजूद भाजपा से उनका तनाव कम नहीं हो रहा है, और दूसरे अनिल देसाई और आनंद राव अडसुल के नाम पर खींचतान है। सो जब इन दोनों की सहमति नहीं हुई तो फेरबदल का कोई मतलब नहीं था। ऐसे ही संगठन में अभी कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है जिसके लिए नए पदाधिकारी की जरूरत हो। अभी राज्यों में सदस्यता अभियान चल रहा है और सदस्यता प्रभारी ही सारे काम देख रहे हैं। बिहार को छोड़कर बाकी राज्यों में चुनाव भी अगले साल या उसके बाद है। सो 30 अप्रैल को सदस्यता अभियान पूरा होने के बाद या लगभग उसी समय संगठन में फेरबदल होगी।
जनता परिवार के नेता अपनी एकजुटता को बड़ा मौका बनाना चाहते हैं। जनता परिवार की 6 पार्टियों के विलय के बाद पटना में एक रैली करके ताकत दिखाने का फैसला हुआ है, जिसमें देश भर के क्षत्रपों को बुलाया जाएगा। हालांकि भविष्य में भाजपा के साथ तालमेल करने की संभावना वाली पार्टियों को छोड़ा जाएगा। अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल और मायावती की बसपा को इसमें नहीं बुलाया जाएगा। वैसे भी सपा नेताओं के साथ मायावती या उनके नेता मंच साझा नहीं करेंगे, जबकि अजीत सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वे अभी भाजपा के साथ तालमेल की संभावना देख रहे हैं। नवीन पटनायक को बुलाया जाएगा, लेकिन जनता परिवार के नेता उनको लेकर भी आशंकित हैं। बहरहाल बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी इस शक्ति प्रदर्शन में शामिल होंगे। वे बिहार में नीतीश कुमार के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के मौके पर भी शपथ समारोह में गई थी। एनसीपी नेता शरद पवार के भी इसमें शामिल होने की संभावना है और बताया जा रहा है कि वामपंथी पार्टियों के नेताओं को भी बुलाया जा सकता है। हालांकि ममता बनर्जी उनके साथ कैसे सहज हो पाएंगी, ये सवाल है। इसलिए संभव है कि समान विचार के बावजूद लेफ्ट नेताओं को न बुलाया जाए। प्रादेशिक क्षत्रपों के इस जमावड़े पर भाजपा के साथ साथ कांग्रेस की भी बहुत बारीक नजर रहेगी। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। 10 दिन के विदेश दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूनेस्को के कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने यूनेस्को के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व में शांति, भाईचारा और सुनहरा भविष्य बनाना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि मैं इस संस्थान की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर यहां आकर बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मोदी ने कहा कि इस संस्थान ने हमारे समय की बहुत सी चुनौतियों का सामना तय प्रगति का अवलोकन करते हुए काफी तरक्की की है। मोदी ने कहा कि इस संस्थान की बदौलत ही हमारी दुनिया बहुत अच्छी जगह है और बहुत अच्छी जगह बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि हम यूनेस्को की अहमियत समझते हैं और उसके साथ अपने संबंधों को महत्वपूर्ण मानते हैं। मोदी ने कहा कि संस्कृति धरोहर को आगे बढ़ाने का प्रयास हो, संस्कृति लोगों को जोड़े, अलग न करे। उन्होंने कहा कि असली प्रगति का आकलन सबसे कमजोर तबके के सशक्तिकरण से किया जा सकता है। लगभग 1 साल पहले सत्ता संभालने के बाद से ही यही हमारा मापदंड रहा है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की हम रक्षा करेंगे। लड़कियों की शिक्षा हमारी प्राथमिकता है। मुंबई पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी पाकिस्तान की जेल से रिहा हो गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने गुरुवार को लखवी को हिरासत में रखने के पाकिस्तान सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया था और उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था। लखवी को पिछले साल दिसंबर में ही जमानत मिली थी, लेकिन भारत के दबाव की वजह से पाकिस्तान सरकार ने उसे लोक सुरक्षा कानून के तहत जेल में ही रखा था। लाहौर हाई कोर्ट ने लोक सुरक्षा कानून के तहत उसे जेल में रखने के आदेश को रद्द कर दिया है। इसके बाद आज उसे जेल से रिहा कर दिया गया। भारत ने इसकी तीखी आलोचना की है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। लखवी की रिहाई का आदेश होने के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लखवी की रिहाई का आदेश दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक है। केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। किसान संगठनों की ओर से दायर इस याचिका की पैरवी कर रही वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने इस पर जल्दी सुनवाई का आग्रह किया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस HL दत्तू और जस्टिस अरुण मिश्र की बेंच ने कहा कि सोमवार को इस पर सुनवाई होगी। गुरुवार को दायर की गई इस याचिका में किसान संगठनों ने कहा कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को दोबारा जारी किया जाना असंवैधानिक है और सरकार ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ये काम किया है। भारतीय किसान यूनियन, ग्राम सेवा समिति, दिल्ली ग्रामीण समाज सहित कई संगठनों ने इस अध्यादेश को चुनौती दी है और कहा है कि कार्यपालिका ने कानून बनाने के विधायिका की शक्तियों को छीना है और सत्ता का बेजा इस्तेमाल किया है। दिसंबर में जारी अध्यादेश की अवधि 5 अप्रैल को खत्म हो रही थी। उससे पहले सरकार ने राज्यसभा का सत्रवसान करके इस अध्यादेश को दोबारा जारी किया। हैदराबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में आंध्र प्रदेश की पुलिस को आदेश दिया है कि लाल चंदन के तस्करों के साथ हुई कथित मुठभेड़ के मामले में हत्या का मामला दर्ज करे। एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने इस मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए अदालत में याचिका दायर की थी। इस कथित मुठभेड़ में 20 लोग मारे गए थे। मारे गए ज्यादातर लोग तमिलनाडु के थे। पुलिस का दावा है कि चित्तूर में शेषाचलम के जंगलों में उसने करीब 100 लोगों को पेड़ काटते देखा था और जब पुलिस ने उन्हें पकड़ने की
कोशिश की तो उन्होंने हमला कर दिया। मजबूरी में पुलिस को आत्मरक्षा के लिए गोली चलानी पड़ी, जिसमें 20 लोग मारे गए। इस कथित मुठभेड़ को लेकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में राजनीति गरमाई है। आंध्र प्रदेश के वन मंत्री बी गोपाल कृष्ण रेड्डी ने इस मुठभेड़ को जायज ठहराते हुए आज कहा कि मारे गए लोग लकड़हारे नहीं तस्कर थे, वो आदतन अपराधी थे और सरकार के पास इसके सबूत हैं। हाई कोर्ट ने सरकार से सोमवार को इस बारे में और जानकारी देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस CK प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने के लिए दायर की गई एक याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस प्रफुल्ल C महंत की बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की याचिका पर सुनवाई की गई तो खतरनाक दरवाजे खुल जाएंगे। प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका में कहा था कि जज रहते जस्टिस CK प्रसाद ने एक दीवानी मामले में अनुचित आदेश दिया था, इसके लिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया जाए। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। बारिश के कारण फसल बिगड़ने से पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में गेहूं की खरीद में देरी होनी तय है। 1 अप्रैल से खरीद शुरू होने वाली थी, लेकिन अब लगता है कि अगले सप्ताह से पहले शायद ही शुरू हो। मगर किसान क्या बेचेगा और क्या खरीद होगी? चौतरफा प्रति एकड़ सरकारी राहत की मांग है। केंद्र सरकार जांच पड़ताल करा रही है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। एक तरफ देश के किसान बेमौसम बारिश और ओले गिरने से परेशान हैं, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण बिल को पास कराने की चिंता में है। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, लेकिन संयोग से ये आपस में जुड़ गए हैं। बेमौसम बारिश ऐसे समय में हुई है जब सरकार भूमि बिल पास कराने की चिंता में है। इसलिए कई काम ऐसे हो रहे हैं जो आमतौर पर भारत में देखने को नहीं मिलते थे। केंद्र सरकार ने किसान को मिलने वाला मुआवजा बढ़ा दिया है और मुआवजा तय करने के नियमों को भी बदला है। केंद्र सरकार ने अनाज खरीद के मानकों में भी ढील देने का फैसला किया है। इससे किसानों को थोड़ी बहुत राहत मिलने की उम्मीद है। पहले 50% फसल नष्ट होने पर ही मुआवजा मिलने का नियम था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि अब 33% फसल नुकसान होने पर भी मुआवजा मिलेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब किसानों को 1.5 गुना मुआवजा मिलेगा। इसी तरह खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अनाज खरीद के लिए अनाज की नमी का प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि इस बार की थोड़ी बहुत खराब हुई रबी की फसल भी खरीदी जा सके। इसके बावजूद किसान आशंका में हैं। इसका कारण सरकारी तंत्र है और मुआवजा तय करने की नीतियां हैं। एक अनुमान के मुताबिक 1 एकड़ गेहूं की फसल तैयार करने का खर्च 25 से 30 हजार रूपए है, जबकि बढ़ी हुई दर पर भी किसान को 15,000 रूपए से ज्यादा मुआवजा नहीं मिलेगा। यानी इस बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि से हर हाल में किसान को नुकसान होना तय है। किसान को हुए नुकसान का तत्कालिक नतीजा ये दिख रहा है कि आत्महत्या की घटनाओं में अचानक तेजी आ गई है। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस मामले में बैंकों की अंतरात्मा को जगाते हुए कहा कि वे किसानों के साथ सहयोग करें और कर्ज का पुनर्गठन करें। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी बैंकों को निर्देश दिया, लेकिन इसका फायदा भी उन बड़े किसानों को होगा जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कर्ज लेते हैं। ज्यादातर छोटे और सीमांत किसान तो स्थानीय स्तर पर ही कर्ज लेते हैं और साहूकारों के कर्जदार होते हैं। उनके बचाव का कोई उपाय नहीं है। लेकिन यह नुकसान सिर्फ किसान का नहीं है। RBI के गवर्नर रघुराम राजन ने बेमौसम की बारिश की वजह से महंगाई दर में इजाफे का अंदेशा जताया है और इस आधार पर नीतिगत ब्याज दरों में कटौती से इनकार कर दिया। इसका असर सीधे विकास दर पर होगा और अगर सचमुच महंगाई बढ़ती है, जिसकी आशंका इस वजह से भी है कि लगातार दूसरे साल फसल खराब हुई है, तो उसका असर अर्थव्यवस्था के ऊपर होगा। पिछले साल कम बारिश की वजह से फसल का नुकसान हुआ था और इस साल बेमौसम बारिश से नुकसान हुआ है। इससे महंगाई भी बढ़ सकती है और विकास दर प्रभावित हो सकती है।
ऐसी स्थिति से निपटने के लिए नई कृषि नीति की जरूरत है। चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने बताया था कि वे खेती किसानी को मुनाफे का कारोबार बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद ऐसी कोई पहल हुई नहीं दिख रही है। किसान को लागत मूल्य पर 50% मुनाफा देने का वादा किया गया था, लेकिन उसे लागत मूल्य के ऊपर सिर्फ 3% मिला है और उल्टे राज्य सरकारों की ओर से दिया जाने वाला बोनस बंद कर दिया गया है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद बदहाल किसान पर चर्चा करेंगे। सवाल है, अप्रैल तक चल रहे बारिश के इस सिलसिले से जून में आने वाले मानसून को क्या खतरा है? मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बारिश से दक्षिण पश्चिम मानसून पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि पूरे अप्रैल के बाद भी ऐसे ही हालात बने रहे तो मानसून में देरी हो सकती है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ आर्थिक मामलों के जानकार आनंद प्रधान हैं। आनंद जी, बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की बर्बादी की जितनी तरह की रिपोर्ट आ रही है, उसमें जमीनी हकीकत क्या निकल कर आती है? तमाम जो आर्थिक अखबार और जो रिपोर्ट है उसका क्या सार है? देखिए, एक बात तो साफ है कि ये जो मौसम, जिस तरह से बेमौसम बरसात हुई है, और एक बार नहीं कम से कम 3 बार हो गई पिछले 2-3 महीने में, उसके कारण निश्चित तौर पर रबी की फसल पर बहुत भारी असर पड़ा। करीब करीब 1,30,000 हेक्टेयर जमीन पर इसका असर पड़ा है। और अभी बाद में जो बार बार इसको डिस्प्यूट किया जा रहा है, और नए अभी तो देखिए पिछले हफ्ते भी जिस तरह से बारिश हुई और अभी भी जिस तरह से बारिश का मौसम बना हुआ है, तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से ये खास करके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, वो तो पूरा काफी पूरे नॉर्दर्न इंडिया, यहां तक कि महाराष्ट्र वगैरह, गुजरात पर भी इसका असर पड़ा है। और इसके कारण फसल पर निश्चित तौर पर, खास करके उत्तर भारत जो एक तरह से गेहूं रबी की फसल, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब इन्हीं क्षेत्रों में है, और इसके साथ साथ सब्जियों वगैरह पर भी असर पड़ा है। तो निश्चित तौर पर एक तो देखिए कि किसानों के लिए समस्या इसलिए ज्यादा है कि पिछले साल सूखे जैसे हालात हो गए, मॉनसून देर से आया, और उसके तुरंत बाद, और उसी साल आपको याद होगा कि हेलस्टॉर्म भी आया था एक तरह से, वहां पर महाराष्ट्र के किसानों में बहुत भारी नुकसान हुआ था। और उसके तुरंत बाद अब रबी की फसल के साथ ऐसा हुआ। दूसरी चीज एक और भी हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमोडिटीज प्राइसेस गिर रही हैं, तो उसके कारण भारत के किसानों पर भी उसका असर पड़ रहा है, यानी खाद्यान्नों की कीमतें कम हो रहे हैं। चौथी चीज इसमें इस बीच ये हुई कि जो रबी की फसल के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया था, वो लगभग 2.5% से 3% के आसपास घोषित किया था। तो एक तरह से डिस्ट्रेस बढ़ रहा है, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि रूरल एरियाज में एक तरह से जिस तरह के हालात बन गए हैं, उसमें खास करके महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से, जहां पर आत्महत्या की खबरें नहीं आती थी, वहां से आत्महत्या की खबरें आ रही हैं, मध्य प्रदेश से आ रही हैं, राजस्थान से आ रही हैं। तो ये एक बात बताता है कि ये जो रूरल डिस्ट्रेस है, जो अभी पिछले दिनों तक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक सीमित था, वो उत्तर भारत के राज्यों में भी पहुंच रहा है। तो ये ज्यादा बड़ी चिंता की बात है, और उसका अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पिछले अगर 3-4 साल का अगर देखा जाए तो ये एक फसल बर्बाद होने का आंकड़ा लगातार आता रहा है, लेकिन कृषि की जो विकास दर है वो एक लगातार आगे हल्की सी बढ़ती रही है, उसमें नकारात्मकता नहीं है। ये एक अपनी अजीब बात है। हाँ। नहीं, आप देखिए, अगर कृषि की विकास दर के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है 90 के दशक में और पिछले दशक में, कि कृषि की विकास दर में एक तो स्थिरता नहीं है, दूसरे एक साल मान लीजिए अगर वो 4% बढ़ी तो अगले साल वो 1% भले हो, लेकिन कभी नेगेटिव की भाई फसल बर्बाद हो गई हो तो नेगेटिव का जिस पैमाने के ऊपर हल्ला होता है उसके मुकाबले में वो नेगेटिव आते नजर आता है आंकड़ा। नहीं, वो नेगेटिव नहीं है, लेकिन एक तरह से अगर 1% पर आ जाए, और दूसरी तरफ अगर मान लीजिए आप जैसे मैन्युफैक्चरिंग को देखें या इंडस्ट्री को देखें और सर्विसेज को देखें, तो उनकी जो ग्रोथ रेट है और ओवरऑल जीडीपी की ग्रोथ अगर 6-7% के आसपास है, और एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 1% से 3% के बीच वो है, 1 से 3 के बीच में लगातार दशकों से वो एक फार्मूला चला आ रहा है। तो लेकिन ये एक तरह से डाइवर्जेंस हो रहा है ना, फसल बर्बाद होने का। और जीडीपी में जिस तरह से कृषि क्षेत्र का योगदान लगातार घटता जा रहा
है, लेकिन उस पर जो लोगों का बोझ है या जो लोग कृषि पर आश्रित हैं आजीविका के लिए, उनकी संख्या में कोई बड़ा गिरावट नहीं आ रही नहीं, है। तो फिर इसके कारण ये जो रूरल डिस्ट्रेस बढ़ रहा है या एक तरह से ग्रामीण इलाके का जो संकट है वो ज्यादा गहरा हो रहा है। नहीं, तो उसमें मेरा ये फिर सवाल है कि तब राज्यों की सरकारें हैं या केंद्र सरकार, वो उस डिस्ट्रेस के अंदर वो एकदम पैनिकी होकर तत्काल मदद पहुंचाने का फैसला क्यों नहीं कर पाती? उसमें अभी वो एस्टिमेट लग रहा है या नहीं हो पाता, ये फिर क्यों? देखिए, उसकी वजह यह है कि एक तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो अभी हमारे यहां कंपनसेशन का फॉर्मूला है वो बहुत ही डिस्प्यूटेड है। और आप पिछले 3-4 सालों से लगातार आपने रिपोर्ट सुनी होगी कि किसानों को 8 रुपए का चेक मिल रहा है, 20 रुपए का चेक मिल रहा है, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का। तो ये जो अभी का सिस्टम है जिसमें क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह की जो बातें चल रही हैं, वो अभी तक कोई भी कामयाब इंश्योरेंस स्कीम नहीं चल पा रही है। दूसरी तरफ एक जो अभी मौजूदा सर्वेक्षण की पद्धति है वो आप तालुका या तहसील स्तर पर करते हैं। एक एक किसान का कितना नुकसान हुआ है इसको नहीं देखते हैं, और उसमें आमतौर पर एक टेंडेंसी रहती है सरकारों की कि उसको कम करके आंका जाए, क्योंकि उनको यह लगता है कि अगर ज्यादा उसमें कंपनसेशन देना पड़ेगा तो कई बार फिस्कल डेफिसिट को और उसको बाकी चीजों को आप देखें कि इसीलिए कई बार बहुत मांग होने के बावजूद भी राष्ट्रीय आपदा नहीं घोषित की जाती है या राज्य स्तर पर आपदा नहीं घोषित की जाती। राज्य सरकारों केंद्र सरकार एक दूसरे से लड़ती रहती हैं इस पर, वो कहती है कि केंद्र सरकार से मदद नहीं मिल रही है, केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकारें ये मदद करने के लिए सफिशिएंट है। मतलब बुनियादी तौर पर से फुटबॉल बन जाता है किसान। मतलब बुनियादी तौर पर इस तरह के संकट का जमीनी तौर पर कोई हिसाब नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई रोड मैप नहीं कि कैसे काम इसको कैसे इस चुनौती का सामना किया जाए। बिल्कुल, और मैं समझता हूं कि यही इस संकट की सबसे बड़ी विडंबना है कि ये संकट कोई नए बार नहीं आ रहे हैं। सरकार भले केंद्र की हो, राज्य की हो, नेता हो, सब किसानों की बात सब करता रहता है, करते हैं। और अब जैसे देखिए कि यही सरकार, जो नई सरकार आई, उसने अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने वायदा किया था कि जो वो खास करके स्वामीनाथन कमीशन ने, जो फार्मर्स कमीशन था, उसने जो सिफारिश की थी कि किसानों को आय के लिए सुनिश्चित करने के लिए उनकी जो कुल लागत है एग्रीकल्चर में उस पर 50% मुनाफा देकर के एमएसपी तय किया जाएगा। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हाल में जो हलफनामा दिया उसमें वो उससे मुकर गए, कहना ये संभव नहीं है हमारे लिए। तो एक तरह से किसानों के लिए ये एक जो उनका निश्चित आय हो सके और इस तरह की जो हालात में खास करके प्रकृति के जो मार है उससे उनको बचाया जा सके, और बाजार की मार से भी कि मान लीजिए अगर कमोडिटी प्राइसेस गिरने लगी तो उनके पास कोई बचाव का तरीका नहीं है। और साथ ही साथ हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि जैसे इस बजट में भी जो एग्रीकल्चर का खर्च है या जैसे मान लीजिए कि सिंचाई को लेकर के जो खर्च है उसमें भारी पैमाने पर कटौती हुई है। सरकार ये कह रही है कि अब राज्यों के जिम्मे नहीं रहेगा। लेकिन इरिगेशन का मामला और ये जो है कि मिट्टी की जांच और ये इस पे फोकस करके राज्य सरकारों को कहा कि आपको पैसा दे रहे हैं, आप कीजिएगा। तो अब सवाल यह है कि राज्य सरकारों को यह पैसा देने के इस जो वित्तीय आयोग के बाद यह फैसला हुआ है, अब जो राज्यों के पास पैसा शिफ्ट हो रहा है तो उसमें बहुत सारी सामाजिक कल्याण की योजनाएं या जो राज्यों की भूमिका है, आप जैसे देखिए लैपटॉप देने से लेकर के और बाकी इस तरह की जो पॉपुलिस्ट योजना है उन पर ज्यादा फोकस है। अगर तो एग्रीकल्चर में जिस तरह का पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मतलब एक तरह से किसान के लिए पॉपुलिस्ट प्रोग्राम अगर देखा जाए तो कायदे से नकदी देना वाला होना चाहिए। एक तो नकदी देना, उनको एक तरह से जो प्रकृति की मार है उससे बचाना और पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाना ताकि उसकी उपज बढ़ सके और उसको उसकी उचित कीमत मिल सके। ये आज के समय में मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी चुनौती है। अगर ये नहीं कर पाए तो इसका औद्योगिक उत्पादन पर भी असर पड़ेगा, पूरी इकोनॉमी के ऊपर पड़ रहा है। अब क्योंकि सरकार ये कोशिश कर रही है कि हम औद्योगिक रिवाइवल करें, लेकिन रिपोर्ट आ रही है कि चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे छोटी कारें हो, ट्रैक्टर हो, सबके नहीं बिक रहे हैं और ये रूरल संकट के कारण ज्यादा है। जी आनंद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।